हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे टूल एंड डाई के जितने भी PYQI है ना अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे भैया आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। सॉलिड मैकेनिक्स वाले बच्चों के लिए होता है ये, ठीक है, जिसकी भी मैकेनिकल ट्रेड है। और ये आपको ये पता है कि मैडम जो बताएगी वो 100% अगर कोई करेक्ट होगा डाटा तो ही मैं आपकी हेल्प करती हूँ, अदरवाइज मैं बिल्कुल मना कर देती हूँ। आप सबकी डिमांड थी कि मैडम हमारे लिए आप जैसे आपने मैथ में हमारी हेल्प की वैसे ही आप और अदर सब्जेक्ट में भी हमारे लिए PYQ लेके आए, क्योंकि पेपर आपका यूं का यूं वहीं से उठ के आता है। तो आप पढ़ो अच्छे से और जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगी आप इनको अच्छे से कर लेना, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए फोर्स इज कंप्लीटली defined when we specify its। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा? फोर्स इज कंप्लीटली, फोर्स को कब डिफाइंड कर सकते हैं? व्हेन वी स्पेसिफाई इट्स। ऑप्शन ए है उसने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ऑप्शन बी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऑप्शन सी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सेंस एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो इसका आंसर जो रहेगा, ऑप्शन इधर उधर हो सकते हैं, आपको क्या याद करना, आपको आंसर याद करना चाहिए। वो क्वेश्चन फिर वन लाइनर फॉर्म में आ जाए चाहे ऑब्जेक्टिव में आ जाए। अगर वन लाइनर फॉर्म में आएगा तो आपको आंसर राइट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो टिक करना पड़ेगा। तो आपका मेन फोकस आंसर पे होना चाहिए कि आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा मैग्नीट्यूड। और ये आपने मैथ्स के अंदर देख लिया होगा, जो 12 क्वेश्चन थे ना, 6 ऑब्जेक्टिव 6 वन लाइनर क्वेश्चन, यूं क्या यूं जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने सोल्व करवाए थे 5 इयर्स के, उनमें से यू का यू पेपर आया हुआ था। जिस बच्चे ने मेरी ऑब्जेक्टिव वाली क्लास देखी होगी उसका कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा, और जिसने 4 मार्क्स वाली क्लास देखी है उसका 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं रहा, जिसने 8 मार्क्स वाली क्लास देखी उसका 8 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं रहा। ये मैं श्योरिटी देती, जो मैं करवाऊंगी वो 100% आपका ठीक होगा, वहीं से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन, sense and point of application, ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो बच्चा कमजोर है वो सिर्फ इनको याद करके जाए ताकि 12 नंबर उसके हो जाए, 1 2 4 4 के कर दे तो आप पास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इंटेलिजेंट बच्चा उसको तो सब कुछ करना है, लेकिन ये PYQ इंटेलिजेंट बच्चे की हेल्प भी करेंगी, क्योंकि हो सकता है उसने कुछ इधर उधर से पढ़ लिया, पेपर बिल्कुल इनमें से ही आना है तो उसके ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि एक बार वो भी नजर से निकाल लेगा कि भाई इसका ऑप्शन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोल लेंगे रोटेशनल टेंडेंसी को? ऑप्शन ए है शेयर फोर्स, ऑप्शन बी मोमेंट, ऑप्शन सी सेंट्रोइड, ऑप्शन डी कपल। तो आपको आंसर पे फोकस करना है। इसका आंसर क्या रहेगा? मोमेंट। क्या रहेगा इसका? मोमेंट, कि रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट। 2 क्वेश्चन हो गए, 2 नंबर आपके पक्के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, क्वेश्चन अदर आएगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन, इसकी डायमेंशन कौन है? किसको आप डायमेंशन बोलोगे? डायमेंशन बोला उसने, डायमेंशनलेस कौन सा है? ऑप्शन ए वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है या नहीं होती? फर्स्ट ऑप्शन है वेलोसिटी रेशियो, ऑप्शन बी है एफिशिएंसी,
ऑप्शन बी सी है मैकेनिकल एडवांटेज, और ऑप्शन डी आया आपका ऑल ऑफ दीज। तो ये बोलता है कि डायमेंशन लेस कौन कौन सी होती है यूनिट में से, तो वेलोसिटी का आपको पता है, और एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज, तो ये सभी क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, कि सभी की सभी हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके 3 क्वेश्चन है वो हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये सेक्शन ए और बी रब हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है द मैक्सिमम, जो बच्चा लास्ट तक क्लास से जुड़ा रहेगा वो कुछ ना कुछ लेके जाएगा, वो जरूर पास हो जाएगा। और कमजोर बच्चे तो इस लेक्चर को 5 टाइम्स देख ले, जिसने आज तक कुछ नहीं पढ़ा वो पास हो जाएगा ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर से, क्योंकि 12 के 12 अगर उसके ठीक हो गए तो 2-4 और याद कर लेगा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बस इनको रट लेना। मैक्सिमम फ्रिक्शन which comes into play when a body, झूठ में बोलते नहीं, जो एक्चुअल करेक्ट होता वही डाटा मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैथ में मैंने पहले बता दिया भाई, जिसने ये कर लिया वो पास हो जाएगा। ऐसे ही ये बोल रही हूँ, जिसने ये लेक्चर देख लिए, 2 लेक्चर डालूंगी, एक सेक्शन ए और बी का, जितने ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, जितने वन लाइनर हैं इस लेक्चर में वो रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में 4 मार्क्स के और 8 मार्क्स के क्वेश्चन डालूंगी, तो आपको दोनों के दोनों लेक्चर है वो जरूर देखने हैं, और आपको ये शेयर जरूर करना है ताकि और बच्चों तक अपना चैनल पहुंच जाए और बच्चों की मदद भी हो जाए। और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना है। और भाई कोई ऐसा बच्चा जो अब तक हमारे साथ जुड़ा हुआ है और अब तक भी उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई अगर उसको फायदा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कई बच्चे ऐसे हैं जब एग्जाम आता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेते, बाद में एग्जाम हो गया अब क्या जरूरत है, अरे कोई नहीं, तो ऊपर वाला देख रहा है भाई, बाद में आप अनसब्सक्राइब कर रहे हो, कोई बात नहीं, मेरा तो कुछ नहीं जाता, आपकी मर्जी है, वो आप करो। अगर आपका जमीर बोलता है कि नहीं हमने 10 दिन क्लास ले ली, 20 दिन ले ली, अब हम चैनल, अब क्या मैडम से वास्ता हमारा, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड, उसको क्या बोल लेंगे हमें, लिमिट। ऑप्शन ए है डायनामिक फ्रिक्शन, ऑप्शन बी रोलिंग, काइनेटिक, ऑप्शन डी लिमिटिंग। तो इसका आंसर आपका रहेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। Next question number 5. The centroid of body is always, ये कई बच्चों के मैसेज आए हैं कि मैडम हेल्प कर दो प्लीज हमारी, इसीलिए मैंने ये आपकी हेल्प की। अगर मेरे कारण कोई एक बच्चा भी पास हो जाएगा तो मैं अपने आप को सफल मानूंगी कि मैंने कम से कम एक बच्चे की मदद तो की। अगर मेरे लेक्चर से एक बच्चा भी पास होता है तो भी मैं सेटिस्फाई, इसीलिए मैंने ये लेक्चर लिया है आपकी हेल्प के लिए, अदरवाइज ही मेरे उसका नहीं था भाई, मैं तो मैथ्स का और उसका करवाती हूँ। बॉडी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ reference to some assumed axis is known, उसको आप क्या बोलोगे।
ये वाला जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़ने, मेन बात ये है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप ऑप्शन पे करेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज आपको क्वेश्चन जरूर, कई बच्चे होते हैं आंसर रट लो, नहीं, क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से समझना, कई बार क्वेश्चन को घुमा फिरा के देता है। द सेंट्रोइड ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू सम एज्यूम्ड एक्सिस नोन एज ऑप्शन ए प्लेन ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ऑप्शन सी एक्सिस ऑफ रेफरेंस, नन ऑफ दीज। तो क्या था, यहाँ पर ही आया था आपका एक्सिस, एज्यूम्ड एक्सिस इज नोन, तो आप ऑप्शन भी पहचानना सीखो। ऑप्शन ए और बी में उसने एक्सिस का जिक्र नहीं किया, उसने पॉइंट ऑफ रेफरेंस और प्लेन रेफरेंस किया, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा एक्सिस ऑफ रेफरेंस। थोड़ा सा दिमाग भी लगा लिया करो, ऑप्शन में तो हम थोड़ा सा सोच सकते हैं, दो ऑप्शन तो एकदम से करेक्ट गलत हो जाते हैं। एक्सिस ऑफ रेफरेंस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए हैं। टूल एंड डाई वाले स्टूडेंट्स के लिए अपना ये लेक्चर, चाहे वो कहीं का भी हो, किसी भी स्टेट का बच्चा क्यों ना हो, हर स्टेट के बच्चे के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सिलेबस हर जगह सेम रहता है, पेपर हर जगह एक जैसा बनता है। कभी कोई बच्चा सोचे हरियाणा के लिए नहीं, हर स्टेट के टेक्निकल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट, क्या रहेगा ऑप्शन, आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन दिए उसने, अप टू विच इफ द लोड इज रिमूव्ड ओरिजिनल वॉल्यूम एंड शेप आर अगेंस्ट, ऑप्शन बी अप टू विच स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऑप्शन सी एट विच एनक्लोजन टेक प्लेस विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल लोडेड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप टू विच इफ द लोड इज रिमूव्ड ओरिजिनल। और जो बच्चा आज पढ़ लिया भाई, अब के साल पूरे साल चैनल से पढ़ा है, उसको मैं सजेस्ट करूंगी थोड़े अपने जूनियर्स को जरूर बताएं अपने चैनल के बारे में। नेक्स्ट ईयर है वो ईवीएस का भी पूरा सिलेबस डालेंगे हम, और केमिस्ट्री का चला हुआ, केमिस्ट्री का भी फुल सिलेबस हो जाएगा, और भी 1-2 सब्जेक्ट कंप्लीट करवाने की मैं कोशिश करूंगी, ताकि बच्चों की हेल्प है वो अच्छे से हो जाए। कई बच्चों की डिमांड आती है मैडम आप करवा दो, तो नेक्स्ट ईयर है वो अपने चैनल पे बहुत सारे सब्जेक्ट होने वाले हैं, ताकि आपको एक जगह ही सारा का सारा है वो मटेरियल मिल जाए पढ़ने के लिए। क्योंकि फिर बच्चे पूछते मैडम दूसरा चैनल बताओ, मैं दूसरे के बारे में कोई गारंटी नहीं ले सकती भाई कि उसने कैसा पढ़ाया कैसा नहीं पढ़ाया, उसके पढ़ाए हुए में से आया या नहीं आया, लेकिन अपने चैनल की मैं 100% गारंटी लूंगी कि अपने चैनल पे जो पढ़ाया जाएगा वो ऑथेंटिक होगा और उसी में से एग्जाम में आएगा। तो क्या है इलास्टिक लिमिट का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या रहेगा, अप टू विच इफ द लोड, ये लोड है, लोड इज, थोड़ी सी राइटिंग मेरी ऐसी है, रिमूव्ड ओरिजिनल वॉल्यूम एंड शेप आर रिकॉग्नाइज्ड, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, in actual machines, in actual question 7th, पहले हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं फिर वन लाइनर करेंगे। इन एक्चुअल मशीन्स क्या होती है मशीन, ए मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन वेलोसिटी, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, ऑप्शन सी मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वेलोसिटी रेशियो, ऑप्शन डी मैकेनिकल एडवांटेज इज यूनिटी। तो इसका आंसर जो क्या रहेगा एक्चुअल मशीन का क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज is less than velocity
वेलोसिटी रेशियो क्या है, वेलोसिटी रेशियो, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, MKS यूनिट 1 kg F कितने न्यूटन के इक्वल होता है। इस तरह के क्वेश्चन भी चेंज नहीं होते, यू के यू आएंगे, ऑप्शन चेंज हो जाएगा। कितने न्यूटन के इक्वल होता है, तो आपको पता है कितने न्यूटन के इक्वल होता है, 9.81। MKS यूनिट्स 1 kg डैश F किसके इक्वल होता है, 9.81 न्यूटन। ऑप्शन था 98.1, ऑप्शन बी 9.81, ऑप्शन सी 1 डिवाइडेड बाय 9.81, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको ये याद रखना है न कि ऑप्शन में, क्योंकि फिलिप्स में भी आ सकता है, तो फिलिप्स में आपको आंसर याद होगा तभी आप कर पाओगे। इसीलिए मैं ऑप्शन पे ज्यादा फोकस नहीं करवा रही, आपको आंसर पे फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ टॉर्क इफ 0 एट, कहां पर टॉर्क की वैल्यू 0 होगी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सेंटर। किस पे, सेंटर के ऊपर इसकी वैल्यू 0 रहेगी। ऑप्शन था RMAX या RMIN, आर मैक्सिमम पे या मिनिमम पे या सेंटर पे या बोथ B एंड C, तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो सेंटर हो जाएगा कि टॉर्क की जो वैल्यू है 0 कहाँ होती है, सेंटर के ऊपर होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉर्क वाला, ठीक है, इसको देखना 100% आएगा ये एग्जाम में। इन P नेक्स्ट क्वेश्चन है MW प्लस C, C स्टैंड्स कि C की वैल्यू क्या है यहाँ पर। ऑप्शन ए है कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ऑप्शन बी एफिशिएंसी, ऑप्शन सी वेलोसिटी रेशियो, ऑप्शन डी फ्रिक्शन लोड। तो आपका जो सी है, सी की वैल्यू होती है फ्रिक्शन लोड। क्या होती है, फ्रिक्शन लोड। क्या आंसर होता है, सी की वैल्यू क्या रहेगी, फ्रिक्शन लोड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बता रही हूँ, आप अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के पास। बाय चांस वो अपने चैनल तक नहीं पहुंचा, किसी दूसरे कॉलेज में वो पढ़ रहा है, तो आप वहां तक शेयर कीजिए। और जिस बच्चे ने अब तक भी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सॉलिड मैकेनिक्स के हैं, सॉलिड मैकेनिक्स के अलावा भी मैं दूसरे सब्जेक्ट का लेके आऊंगी। आप सबकी डिमांड थी कि मैडम मैं क्लियर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका फ्रिक्शन लोड हो जाएगा। नेक्स्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन हैज ए वैल्यू। क्या होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, क्या होगी। ऑप्शन ए है रनिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मिनिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑप्शन डी बोथ ऑफ देम। तो इसका आंसर क्या रहेगा, मैक्सिमम, क्या, मैक्सिमम स्टैटिक्स फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। कंकरेंट फोर्स हैव देयर लाइंस ऑफ एक्शन मीट इन, कहां पर लाइन मीट करेंगी कंकरेंट फोर्स की, concurrent forces have their line of action meet in, कहाँ मीट करेंगी, 2 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे, परपेंडिकुलर प्लेन्स पे या
प्लेन पे, तो 1 पॉइंट पे। आपका आंसर क्या रह जाएगा? 1 पॉइंट पे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट पे। आपका आंसर क्या रह जाएगा? 1 पॉइंट पे। क्लियर है? क्लियर है? कहां पर कॉन्करेंट फोर्सेस, कहां कॉन्करेंट फोर्सेस हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन, कहां पर मीट करेंगी कॉन्करेंट फोर्सेस की लाइन? 1 पॉइंट पे। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं हम सॉलिड मैकेनिक्स के बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट का मैं डालूंगी वो आपका होगा अप्लाइड मैकेनिक्स का। अप्लाइड मैकेनिक्स के भी और इजी के भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे डालूंगी। मैकेनिकल वाले स्टूडेंट वही ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीजर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सीजर आपने बचपन से देखा है ना, किस एग्जाम्पल पे काम करती है? क्लास 1 लेवर पे, क्लास 2 लेवर पे, क्लास 3 या ऑल ऑफ दीज? तो ऑप्शन क्या रह जाएगा? क्लास फर्स्ट लीवर पे काम करती है सीजर्स का एग्जाम्पल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए नंबर ऑफ फोर्सेस, ए नंबर ऑफ forces acting at a point will be in equilibrium if option A their total sum is 0, option B two resolved part in two direction at right angle are equal, option C sum of resolved parts in any two perpendicular direction are both 0, option D all of them are inclined equally। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सम ऑफ रिजॉल्व part in two direction at right, गलत, sum of resolved parts in any two perpendicular डायरेक्शन आर बोथ 0। क्या हो जाएंगी? दोनों 0। आपको फोकस करना अपने आंसर के ऊपर, न कि ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर 1 लाइनर में आ जाएगा तो आपको फिर आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? होपफुली क्लियर हो रहा होगा। आपको पूरा लेक्चर देखना है। जिस बच्चे ने पूरा देख लिया भाई उसी की मैं गारंटी लूंगी कि उसके 12 के 12 नंबर पक्के हैं। अदरवाइज किसी बच्चे ने आधा देख लिया फिर मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकती कि मैडम मेरे 12 नंबर नहीं आए या मैं पास नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस कर लिया। अब हम वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टैटिक्स फ्रिक्शन इज dash then dynamic friction। तो कैसा होता है? जो स्टैटिक्स फ्रिक्शन है वो बड़ा होता है या छोटा होता है? लेस देन या ग्रेटर देन होता है डायनामिक फ्रिक्शन से? तो ये होता है ग्रेटर देन। क्या होएगा? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन होता है किससे? डायनामिक फ्रिक्शन से। ये वाला है जो बड़ा होता है। क्या होता है? ये बड़ा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, यूनिट्स ऑफ मोमेंट आर डैश। क्या रहेगी? न्यूटन मीटर। क्या रहेगी? न्यूटन मीटर।
न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आप डेफिनेशन याद कर लेना किसकी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डेफिनेशन याद कर लेना। नेक्स्ट है डेफिनेशन व्हाट इज फैक्टर, क्योंकि कुछ डेफिनेशन भी आएंगी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी के क्या फैक्टर है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। टोरोजन हैज मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैज मिनिमम वैल्यू एट, कहां पर होती है, मिनिमम वैल्यू एट 0 होती है, कहां पर, सेंटर ऑफ सॉलिड, कहां पर, द सेंटर ऑफ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसकी मिनिमम वैल्यू वैसे 0 होते, ये आप याद रख लेना, इतना करना ये नहीं करना, ये आप देख लेना। नेक्स्ट है इन लॉ ऑफ मशीन, इन लॉ ऑफ मशीन द एफर्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रैक्शन फ्रिक्शन इज गिवन बाई डैश, क्या किसके द्वारा दिए गए, डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन को BW से रख सकते हैं हम, एक्चुअल एफर्ट, एक्चुअल एफर्ट P, एक्चुअल एफर्ट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड आइडियल एफर्ट जिसको PI बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन लॉ ऑफ मशीन द एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन इज गिवन बाई, कहां से होता है उनका जो लॉस्ट होता है फ्रिक्शन का, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एफर्ट जो P से है एंड आइडियल एफर्ट जिसको आप PI से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन स्ट्रेस, वन लाइनर क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाएगा, बार बार बता रही हूं। डिफाइन स्ट्रेस, जितनी डेफिनेशन है याद करके और लिख लिख के देख लेना, ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से मिलना आपको। फिर बता रही, जो कमजोर बच्चे हैं वो इस लेक्चर को 5 टाइम्स देखेंगे, अगर उनको पास होना है तो तभी याद हो जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं, आप इन क्वेश्चंस को लिखने के लिए बैठो, इसको सुन लो 5 बार और जो डेफिनेशन है उनको लिख के देख लो, उनको टिक कर लो। SI यूनिट ऑफ फोर्स, दोबारा रिपीट हो गया ना, क्या हो जाएगी, अभी अभी आया था न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है। नेक्स्ट क्या है, पॉइजन रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी नेमिंग वाले हैं ना, जैसे टॉर्क वाला था, ये पॉइजन वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग वाला एक मिलेगा आपको। इज द, फिर कभी कहो मैडम ने नहीं बताया, ऑफ द पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन, क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जो पॉइजन रेशियो होगा वो क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नेक्स्ट है, बताया था टॉर्क वाला इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट इस पेपर में भी आया है, SI यूनिट ऑफ टॉर्क
इज, क्या है इसकी एसआई यूनिट? न्यूटन पर मीटर। टॉर्क की क्या है एसआई यूनिट्स? न्यूटन पर मीटर। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर कभी कहो मैडम आपने बताया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, सेंट्रोइड ऑफ, ये तो मैथ वाला ही है कि सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल इज एट द इंटरसेक्शन, कि उसका सेंट्रोइड कब बनता है? जब उसके मीडियन, जैसे ये ट्रायंगल है ना, इसके जो मीडियंस होते हैं ना, ये जहां पर आपस में बाइसेक्ट करेंगे, जैसे यहां से और यहां से, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेंट्रोइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेंट्रोइड। तो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ये इसका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स है, इट इज ऑलवेज इजियर टू पुल रोलर ऑन ग्राउंड देन टू पुश इट। क्या ये इट इज ऑलवेज easier to pull a roller on the ground than to push? तो बोल रहा है कि रोल करना ट्रू या फॉल्स, कि रोलर को आसान है पुल करना या रोल करना? ये ट्रू है फॉल्स है? कि रोल, जो पुल करना आसान है किसके ऊपर? ग्राउंड के ऊपर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। अभी लेक्चर बस थोड़ा ही रह गया। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं पीवाईक्यू में वो सारे के सारे मैंने लेने की कोशिश की है। होपफुली जो कमजोर बच्चा वो जरूर पास हो जाएगा, ये मैं श्योरिटी देती हूँ। यहाँ से 12 नंबर का है, 12 के 12 जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच इज मोर इलास्टिक। ये क्वेश्चन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन? रबर या स्टील? आप आंसर देखते ही कहोगे नहीं रबर है वो ज्यादा इलास्टिक होती है। नहीं, क्या आंसर रहेगा? स्टील। क्या हो जाएगा? स्टील। वन लाइनर फॉर्म में या ऑप्शन में जो भी है, इसमें तो चलो ऑप्शन दे दिया, वन लाइनर में आएगा तो स्टील लिखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन, बताया था ना जितनी भी थ्योरम है, वेरिजन थ्योरम, नेक्स्ट अभी सेंट्रोइड का बताया था ना कि सेंट्रोइड का कहां से बनता है? मीडियंस मीट करते हैं वो सेंट्रोइड। इसमें डिफाइन सेंट्रोइड बोल दिया। क्या बोल दिया? डिफाइन सेंट्रोइड। इसका मतलब आप ये लगा लो कि क्वेश्चन रिपीट होता है। जैसे मैथ में वो आए थे ना लास्ट पीवाईक्यू से, ऐसे इसमें मिलेंगे। इन 3-4 पेपर में से आपको पक्का मिल जाएगा। 4 पेपर है लास्ट ईयर के। नेक्स्ट है आपको रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैसा होता है? कि रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर या लेस? तो ये क्या हो जाएगा? लेस। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ
FOS इज जनरली वेरीज फ्रॉम, कहां से कहां तक लाई करती है, तो कहां से कहां तक लाई करेगी 1.5 से लेकर 3 तक की वैल्यू ऑफ FOS इंपोर्टेंट रहेगा। FOS की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है 1.5 से लेकर 3 तक, 1.5 से लेकर 3 तक। कई बच्चों के हैबिट होते हैं स्टार्टिंग में देख लिया उसके बाद क्लास छोड़ जाते हैं, फिर कहेंगे मैडम मेरे पूरे नंबर नहीं आए। भाई जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जुड़ा रहेगा वही पेपर में स्कोर कर पाएगा। मैं बार बार कह रही हूँ ये क्लास ऐसी है कि जो इंटेलिजेंट बच्चा वो तो 60 आउट ऑफ 60 ले आएगा इन क्लासों की हेल्प से, और जो कमजोर बच्चा वो पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, सेफ्टी लीवर आर क्लास, कौन सी क्लास का लीवर है, टाइप ऑफ लीवर्स, तो फर्स्ट क्लास कौन सा है, फर्स्ट टाइप का लीवर है जो सेफ्टी लीवर्स है। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हमने पूरा का पूरा जितने ऑब्जेक्टिव थे, जितने वन लाइनर क्वेश्चन थे वो सारे के सारे डिस्कस करवा दिए हैं। आप इसको सिर्फ जो कमजोर बच्चा 5 टाइम्स देखे और जो इंटेलिजेंट बच्चा वो 2 टाइम्स देखे, एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, आपको अपने चैनल को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हर बच्चा एटलीस्ट 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेगा। और भाई जिस बच्चे ने चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि मैडम अच्छा लगा लेक्चर या नहीं। नेक्स्ट जो इसका लेक्चर होगा वो 4 मार्क्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं डालूंगी।